सभी छात्र अगर ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 100% गारंटी दे रहा हूँ आप सभी को कि आपको इस वीडियो से 50 से 60 नंबर 100% क्लियर होने वाले हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सक्सेस टीवी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं जो हमारे बीए फर्स्ट ईयर के छात्र हैं जिनको आने वाले दिनों में सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा देनी है और उनका सब्जेक्ट सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र है। तो उन्हीं के लिए ये स्पेशल वीडियो है। आपको वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो में हम क्वेश्चन और आंसर दोनों आप लोगों को बताने वाले हैं और वो सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि नई शिक्षा नीति पे आधारित हैं और आप सभी की आगामी परीक्षा के लिए पूरी तरह हेल्पफुल हैं। तो कुल मिला के इस वीडियो से आपके मैं 50 से 60 नंबर क्लियर कराने वाला हूं अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आंसर बहुत सारे हैं, सीरीज है, क्वेश्चन बैंक है। लेकिन आपकी परीक्षा में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा है आने के चांस, वो मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं और आप वही क्वेश्चन और आंसर पढ़ के जाइएगा, काफ़ी मदद मिलेगी। 50 से 60 नंबर आपको क्लियर होने वाले हैं, बस आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। क्वेश्चन आगे पीछे कुछ इसमें हैं, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पे ध्यान दिलाऊंगा और आपको भी क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट तक बने रहिएगा, लाइव क्लास आप लोग ज्वाइन करे रहिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी आपको पूरी मदद मिलेगी, ठीक है। ठीक है, नंबरिंग पे आप मत ध्यान दीजिएगा, मैंने क्वेश्चन अलग अलग रखा, थोड़ा वो कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो गई। लेकिन यहाँ पर पहला प्रश्न है कि क्षेत्रवाद क्या है। क्वेश्चन उठता है कि क्षेत्रवाद क्या है। ये प्रश्न पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ हाई लेवल का है आपकी परीक्षा के लिए। ये आपकी परीक्षा में 90% चांस है इस प्रश्न के आने के, इस बात को ध्यान रखेंगे जब भी आपकी परीक्षा हो आने वाले दिनों में, ठीक है। आंसर में है कि भारत के, ठीक है, विस्तृत भूभाग के कारण सभी क्षेत्रों में समान रूप से समान व्यवस्था निर्मित नहीं हो पाती है। क्षेत्रीय आधार पर विकास नीतियों का निर्धारण करना अथवा क्षेत्रीय आधार पर पक्षपात की भावना से ग्रसित होकर विभिन्न सहकारी, ठीक है, योजनाओं को लागू करना क्षेत्रवाद कहलाता है। मतलब आपने समझा, भारत के जो विस्तृत भूभाग यानी कि जहाँ पर जमीन है, ठीक है, ठीक है, भूभाग के कारण सभी क्षेत्रों में समान रूप से व्यवस्थाएं नहीं, आप सभी को मालूम है। कहीं पर ऊबड़ है, कहीं पर खाबड़ है, कहीं पर ऊसर है, कहीं पर अच्छी ज़मीन नहीं है, कहीं पर लोग बाग रह रहे हैं, कहीं पर खेती की जा रही है। तो वो सारी चीज़ें हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि एक तरीके से समान व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो क्षेत्रीय आधार पर विकास नीतियों का निर्धारण करना अथवा क्षेत्रीय आधार पर पक्षपात की भावना को ग्रसित होकर विभिन्न सहकारी योजनाओं को लागू करना क्षेत्रवाद ही कहलाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका प्रश्न का जो उत्तर है मैंने आपको बताया, अगर आप लोग अच्छे से और पढ़ना चाह रहे हैं तो गूगल पर अपने सीरीज में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसी में लिखा है कि वर्तमान में भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग सरकारें हैं। आप सभी को मालूम कि अलग अलग भारत में राज्य हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकारें हैं। यहाँ तक कि एक ही प्रांत के विभिन्न भागों में अलग अलग राजनीतिक इकाइयों से अलग अलग जन नेताओं का सर्वोच्च है, यानी कि अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्य में, ठीक है, उसमें अलग अलग जो प्रांत है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, ब्लॉक ले लीजिए, तो उसमें अलग अलग जो हमारे नेता नगरी हैं और अलग अलग राजनीतियाँ चलती हैं, आप सभी को मालूम है, अलग अलग पार्टियों के माध्यम से, ओके। और लिखा है कि ऐसी स्थिति में राज्य सरकारें केंद्र सरकारों पर क्षेत्रवाद का आरोप लगाती हैं अथवा अलग अलग संसदीय क्षेत्र में क्षेत्रवाद का आरोप लगाया जाता है, ठीक है। तो ये है क्षेत्रवाद का संक्षिप्त परिचय जो आपको ने देखा है, यही आपको आंसर में लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, क्षेत्रवाद के बारे में, ओके, समझ में आ गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय महिलाओं की प्रमुख समस्याएं। सिंपल सा क्वेश्चन है और हाई लेवल का प्रश्न है, आपकी परीक्षा में 98% चांस है इस क्वेश्चन के आने के। अगर आपका समाजशास्त्र का पेपर है तो ये आपके लिए वीडियो और आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो प्रमुख समस्याएं हैं वो निम्नवत हैं। पहले आपको लिख देना है लिंग भेदभाव, और दूसरा है पारिवारिक समस्याएं यानी कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, ठीक है, और अगला है वैवाहिक समस्याएं, पर्दा प्रथा यानी घूंघट वाली जो गांव में रीति रिवाज है। अगला स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं यानी कि कम उम्र में अगर किसी की शादी कर ली जाए तो उसके स्वास्थ्य में समस्या आ सकती हैं, ठीक है, इस प्रकार की समस्याएं। शैक्षणिक समस्याएं, आप सभी को मालूम है कि जो महिलाएं होती है, जो लड़कियां होती हैं, उनको गार्जियन गांव में अभी भी कहते हैं कि क्या पढ़ाना क्या लिखाना है, इनको कुछ करना नहीं, इनको दूसरे के घर ही जाना है, तो इसलिए इनको इतनी शिक्षा मत दी जाए, ठीक है।
तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है। आर्थिक समस्या भी आप सभी को, रुपये पैसे वाली तंगी आप सभी समझ सकते हैं, ठीक है। महिलाएं कहीं कमाने नहीं जाती तो इसके लिए रोज़गार की रिक्वायरमेंट है, रोज़गार होने चाहिए महिलाओं के लिए भी। हालांकि इस पर सरकार बहुत तेज़ी से वर्क कर रही है, काफ़ी बदलने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी ये प्रोसेस जारी है और महिलाओं की प्रमुख समस्याएं भी निरंतर बनी हैं। अभी इसमें कोई बदलाव ज़्यादा नहीं देखने को मिला है, ठीक है। और सामाजिक समस्याएं आप सभी को मालूम कि समाज में महिलाओं को किस नज़रिए से देखा जा रहा है, और उनकी प्रमुख समस्याएं आप सभी को मालूम ही है किस प्रकार देखने को मिलती है अगर आप एक गाँव में रह रहे हैं तो, ठीक है। तो ये है सारी भारतीय महिलाओं की प्रमुख समस्याएँ, खासकर जो ग्रामीण एरिया से बिलोंग करती है, ग्रामीण एरिया में रहती है उनके लिए, ठीक है। तो ये सारे जो है पॉइंट वाइज करके प्रमुख समस्याएं। अगर यही प्रश्न दोस्तों, जो मैं आपको प्रश्न और उत्तर इस वीडियो में बताने वाला हूँ, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में लघु उत्तरीय में आ जाए, विस्तृत उत्तरीय में आ जाए या फिर अति लघु उत्तरीय में आ जाए, तो आपको उसको डिटेल में लिखना है। लघु उत्तरीय में आ गया तो 200 शब्दों में लिखना है, विस्तृत उत्तरीय में यही क्वेश्चन आ गया तो आपको 5 शब्दों में लिखना है। इसलिए जिस भी क्वेश्चन का आंसर पढ़िएगा आप लोग, मैं तो आंसर बताऊंगा लेकिन आप अपने हिसाब से भी आंसर सर्च कर लेंगे गूगल पे, सीरीज पे, क्वेश्चन बैंक में, तो उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसी में से विस्तृत उत्तरीय के और लघु उत्तरीय के भी प्रश्न बनते हैं और अति लघु उत्तरीय के भी, ठीक है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही जनरली क्वेश्चन है। अगर समाजशास्त्र का पेपर है तो जनसंख्या से जुड़ा क्वेश्चन ना आए, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जनसंख्या से जुड़ा क्वेश्चन आएगा, वो चाहे जनसंख्या विस्फोट को लेकर हो, चाहे जनसंख्या वृद्धि को लेकर हो, चाहे जनसंख्या घनत्व को लेकर हो, चाहे जनसंख्या को रोकने को उपाय को लेकर हो, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे जनसंख्या से जुड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन एक न एक प्रश्न आएगा। तो पहला प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व क्या है। आंसर में लिखना है कि एक निश्चित क्षेत्रफल में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कि कोई निश्चित जगह है, ठीक है, एक निश्चित क्षेत्रफल में निवास करने वाली, जैसे कि कोई एक एरिया हो गई, ठीक है, 2 कमरे की, ठीक है, 2 कमरे, और उसमें जनसंख्या निवास कर रही है, ठीक है, उतनी ही निवास कर रही है जितनी उसमें आ सके, ठीक है, उसी को ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। एक निश्चित क्षेत्रफल में निवास करने वाली जनसंख्या को, ठीक है, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। अगला है कि जनसंख्या घनत्व सदैव एक निश्चित भूभाग और उसमें निवास करने वाली जनसंख्या का अनुपात होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, यानी कि जनसंख्या का घनत्व है वो कि निश्चित भूभाग में, ठीक है, निवास करने वाले का एक अनुपात है, अनुपात में, ठीक है, एक निश्चित जो जगह हो और उसमें, ठीक है, जो लोग निवास कर रहे हों उसी को बताया जा रहा है जनसंख्या का अनुपात होता है। इसे सामान्यतः प्रति वर्ग किमी क्षेत्र के अनुसार दर्शाते हैं, अर्थात 1 किमी वर्ग क्षेत्रफल में जितनी जनसंख्या वहाँ निवास करती है उसको वहाँ के क्षेत्रफल से भाग देने पर यह अनुपात निकल आता है। जनसंख्या घनत्व किसी स्थान के जनसंख्या दबाव को दर्शाता है, यानी कि जनसंख्या जो घनत्व है किसी स्थान के दबाव को दर्शाता है। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ गया और आंसर भी। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या विस्फोट का क्वेश्चन आ गया, तो आपको आंसर में लिखना है कि 1991 से 2001 के 50 वर्षों में भारत की कुल जनसंख्या, ठीक है, 66.6 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि अनुभव की गई है। साथ ही भारत की जनसंख्या आकार में लगभग 3 गुनी वृद्धि हुई है, ठीक है, 3 गुनी वृद्धि हुई, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। भारत की जनसंख्या 1991 से 2001 के दशक में 21.34% की वृद्धि हुई। वर्तमान जनसंख्या दर में भारत में प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ 10 लाख व्यक्तियों की वृद्धि होती है, यानी कि प्रति वर्ष जो जनसंख्या की वृद्धि होती है आंकड़ों के मुताबिक भारत में वो 2 करोड़ 10 लाख के आसपास है। भारत में हो रही जनसंख्या की इस तीव्र गति को या फिर तीव्र वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, यानी कि जो लगातार ये जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही प्रतिवर्ष, इसी को हम जनसंख्या विस्फोट कहेंगे, ठीक है। इस संदर्भ में यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि भारत में हो रही वर्तमान जनसंख्या वृद्धि विश्व के समस्त देशों में सर्वाधिक है। जिस हिसाब से प्रतिवर्ष, देखिए, हालांकि आप सभी को मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है वो कौन सा है जनसंख्या के मामले में, चीन है, उसके बाद भारत है, लेकिन जिस हिसाब से प्रतिवर्ष 2 करोड़ 10 लाख प्रतिवर्ष जो लोगों की वृद्धि हो रही है भारत में, उसकी दृष्टि से भारत विश्व का पहला देश है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, आप लोग एक्सपर्ट हैं, मैं आपको हिंट दे ही देता हूँ, आप लोग खुद ही बहुत सारे छात्र में हैं कि सर आप हिंट दे दी हम खुद ही समझ जाएंगे, और आप लोग समझ भी जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के सुझाव दीजिए। जैसे कि जनसंख्या वृद्धि को रोकना है, आप सभी को मालूम है, इसके लिए भी
भारत सरकार द्वारा जो है वो वर्क किया जा रहा है, ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए। तो उसके लिए सुझाव ये हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि कोई सजेशन दीजिए, कोई सुझाव दीजिए, कोई उपाय बताइए, तो आप यही कहेंगे शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। यानी कि शिक्षित लोग अगर समाज में रहेंगे, समाज में हो या फिर किसी आप लोग शहर एरिया में रहे हों, ठीक है, तो वहाँ पर भी अगर शिक्षा का अच्छे से ज्ञान है तो आप लोग इस पर रोकथाम कर सकते हैं। यानी कि शिक्षा का ज्ञान रहेगा तो आप सभी को मालूम रहेगा कि जनसंख्या हमें कितनी बढ़ानी चाहिए, कितनी नहीं बढ़ानी चाहिए, ये चीज़ें आप सभी को मालूम होगी। विवाह की आयु में वृद्धि होनी चाहिए, जैसे कि शादी की जो उम्र है वो बहुत ही कम है, उसको बढ़ावा दे यानी कि बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 18 से 21 है प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया की, ठीक है, उसको और भी इंक्रीमेंट कर दें, यानी कि और भी बढ़ा देना चाहिए, ठीक है, इंक्रीज़ कर देना चाहिए। तो ये सुझाव हैं। भारत में नियोजन को समान नहीं थी, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये क्वेश्चन बन रहा है। तो ये है परिवार नियोजन की व्यवस्था, ठीक है, होनी चाहिए नियोजन। तो कुल मिला के ये जो मुख्य हैं जो यही हैं, और आगे आप लोग बहुत सारी चीज़ें बना के भी लिख सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के मुख्य सुझाव जो हैं वो शिक्षा का प्रसार और विवाह की आयु में वृद्धि, परिवार नियोजन, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। अगर आप इसका आंसर पढ़ के जाते तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा, 100% श्योर है। इसको मैं अभी को बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और इसी में आप लोगों को अगला प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पर हम इसको इग्नोर कर दे रहे हैं, ये दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर हम आ जाते हैं जनसंख्या संरचना पे, ठीक है। जनसंख्या संरचना बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है। जब भी परीक्षा होती है तब ये समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी में प्रश्न आता ही आता है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। आंसर में लिखा है कि जनसंख्या, क्या लिखा है कि जनसंख्या संरचना के अंतर्गत जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए जनसंख्या की आयु संरचना, जिससे हमें उत्पादक कार्यों में लगी जनसंख्या के विषय में जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार लिंग संरचना, व्यावसायिक संरचना एवं शिक्षा व साक्षरता जैसे तथ्यों का अध्ययन विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसमें जनसंख्या के विषय में उसकी विशिष्टताओं का पता चलता है, ठीक है। तो जो जनसंख्या की एक जो आप लोग संरचना किसी चीज़ की आप लोग रचना करते हैं नहीं कि, तो उसी प्रकार यहाँ पर जनसंख्या, ठीक है, लोगों को जो बढ़ाई जाने जो संख्या बढ़ रही है लोगों की, उसकी जो संरचना है, जो डिजाइन है, ठीक है, संरचना हो रही है, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ इसका आंसर आप लोगों को लिखना है, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। आप लोग ये प्रश्न जो है, अगर ये अति लघु उत्तरीय में आ गया तो आपको इतना ही लिखना। अगर लघु में आ गया, विस्तृत में आ गया, विस्तृत उत्तरीय में, तो आपको इसको थोड़ा लॉन्ग में बना के लिखना होगा, ठीक है। इसका आंसर आप और अच्छे से पढ़ लीजिएगा अपने सीरीज में, क्वेश्चन बैंक में जो भी आपके पास है, ठीक है। ये भी आपकी परीक्षा के लिए हाई लेवल का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भाषाई अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। तो अल्पसंख्यक से जुड़ा क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं कि यही आएगा, लेकिन आएगा। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए 92% चांस हैं। तो आप लोग इसका भी आंसर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, आंसर पढ़ लेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन हम इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सांस्कृतिकरण किसे कहते हैं। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसका मैं आंसर आपको बताने का और समझाने का प्रयास करते हैं। लिखा है कि सांस्कृतिकरण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास ने लिखा कि सांस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति, ध्यान दीजिएगा, किसी भी हिंदू जाति या जनजाति अपने से उच्च किसी जाति और प्रायः दूसरी जातियों के समान ही अपने रीति रिवाज, कर्मकांडों, विचारों और जीवन शैली को बदलने लगती है। इस तरह जातिगत, ठीक है, संस्तरण में अपनी परंपरागत स्थिति की अपेक्षा एक सामाजिक स्थिति का दावा करने लगती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि आज बहुत सी निम्न जातियाँ सामाजिक और धार्मिक जीवन में वे सभी व्यवहार करने लगती हैं जो पहले केवल उच्च जातियों द्वारा किए जाते थे। जनेऊ धारण करना, शाकाहारी भोजन, सोना चांदी आभूषण पहनना तथा कर्मकांडों का पालन करना, इस तरह के व्यवहार हैं। इन व्यवहारों के द्वारा वह जातियाँ अपने आप को पहले से अधिक पवित्र दिखाकर अपने जातीय स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करती हैं। इसका मतलब आप समझे, संस्कृतिकरण किसे कहते हैं। कल्चर, जो आपके रीति रिवाज समाज में चल रही है, उसको संस्कृत कैसी है आप लोगों की, ठीक है। इसका मतलब, इस आंसर का मतलब ये हुआ कि पहले रीति रिवाज कुछ ऐसी थी जैसे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय। पहले ब्राह्मण और क्षत्रिय और शूद्र आप लोग को समझ रहे होंगे। तो जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, पहले ये लोग क्या करते थे, पहले ये लोग मतलब कि
इनके पास अच्छा आर्थिक जो व्यवस्था होती वो अच्छी थी, और जनेऊ धारण भी था, यानी कि पंडित लोग जो ब्राह्मण थे, ठीक है, ब्राह्मण लोग वो जनेऊ धारण की वजह से पहचाने जाते थे। और जो क्षत्रिय हैं वो आप सभी को मालूम है कि किस वजह से पहचाने जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पर ये भी मालूम होना चाहिए, तो जो क्षत्रिय हैं और जो ये आपके ब्राह्मण हैं, ये मांस मछली जो हैं ये सारी चीज़ें वो नहीं खाते हैं, ठीक है। इनको बताया जा रहा है कि जो शूद्र लोग हैं, ठीक है, जो हमारे अनुसूचित जात के हैं, अनजन जात के हैं, वो ही लोग खाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें पहले थी, ठीक है। जो क्षत्रिय थे और जो ब्राह्मण थे, उनसे नीचे वाले जात वाले बहुत डरते थे, एक प्रकार से आप समझ ले, उनका सम्मान करते थे, सम्मान तो करते थे, अब भी करते हैं, लेकिन कुछ दूसरी मतलब डर के सम्मान करते थे, ठीक है, और उनके नीचे ही रहना पसंद करते थे, ठीक है, और रहते थे, क्योंकि उन लोगों का इतना बड़ा प्रकोप था कि उस तरह उनको रखते थे। अदरवाइज़ उनको बोलते थे आपको ये जो फैसला है, आपको ये मतलब कि कहने का मतलब हमारा ये है कि आपको ये दंड दे दिया जा रहा है, आपको अगर ये काम नहीं करेंगे तो आपको ये दंड दे दिया जाएगा। तो यानी कुल मिला के बंदी जैसा माहौल बना था नीचे जात वाले को लोगों का। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो सभी जात के लोग हैं वो लगभग इक्वालिटी होने लगी, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अगर कोई नीची जात का है वही सिर्फ मांस मछली खा रहा है। अब तो आप सभी को मालूम कि ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, सभी अब मांस मछली खा रहे हैं, और जो नीची जात के लोग हैं वो अब ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं और ऊंचे उठ रहे हैं। वो चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे वो शैक्षणिक रूप से हो, या फिर आप लोग कह सकते हैं वह प्रोफेशनली रूप से हो, हर तरीके से वो उठ रहे हैं। अब कोई लगभग भेदभाव नहीं रह गया है। अगर ठाकुर है, कोई अगर क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, या फिर कोई शूद्र जाति का है, वो भी आप सभी को मालूम है कि आगे बढ़ रहे हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण ही अच्छे काम कर रहे हैं, और नीचे जात वाले भी कर रहे हैं। और अब वो क्षत्रिय और ठाकुर जो हमारे क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण हैं उनसे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं काफ़ी। तो ये चीज़ें में बदलाव हो रहा है और आप सभी को देखने को मिल रहा होगा आपके समाज में। तो आप लोग समझ सकते हैं संस्कृतिकरण किसे कहते हैं, ये आप सभी को मालूम हो गया, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न है कि दलितों के कल्याण हेतु सुझाव दीजिए, ठीक है। जो दलित लोग हैं उनके कल्याण के लिए, ठीक है, उनके हित के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए हाई लेवल का है, इस बात को ध्यान रखेंगे सशक्तिकरण। और अगला प्रश्न जो है दलितों के कल्याण के हित सुझाव दीजिए, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए हाई लेवल का भी है, ठीक है। ये भी आपकी परीक्षा में 100% आने के चांस है, इसलिए इसका आंसर भी हम आपको बताएंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे। प्रश्न है, आपने पढ़ लिया, उत्तर है कि दलित जातियों का वास्तविक सुधार तभी हो सकता है, यानी कि जो नीची जात के लोग हैं, ठीक है, उनका सुधार तभी हो सकता है जब व्यवहारिक योजनाएं बनाकर उन्हें ईमानदारी के साथ लागू किया जाए। जो व्यवहारिक योजनाएं हैं, जो लागू हुई हैं योजनाएं, उन्हें ईमानदारी के साथ लागू किया जाए। दलितों के विकास पर विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में बहुत बड़ी धनराशि व्यय की जाए, यानी कि जो बहुत सारे आप सभी को मालूम है कि आपके समाज में या आपके गाँव में कई प्रकार के लोग होते हैं। कोई आर्थिक रूप से मजबूत होता है, कोई आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होता है। तो जो दलित लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको उनके हित के लिए जो पंचवर्षीय जो आप लोग कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत में मुखिया होता है या भी प्रधान होता है, उनको जो दलित लोग हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। अगर वो किसी रूप से कमज़ोर हैं तो उनको मदद करनी चाहिए और उनको इस पोजीशन पे ला के खड़ा कर देना चाहिए जिससे वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं और कुछ रोज़गार करके कुछ अर्न कर सके, ठीक है, रोज़गार प्राप्त करके। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी दलितों में सुझाव होगा, ठीक है, और उनको आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो आगे वो खुद ही मेंटेन हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगला पॉइंट है कि बहुत कम है यहाँ पर, लेकिन व्यय की तुलना में इनमें मिलने वाला लाभ बहुत कम है। यानी कि आप सभी को मालूम है धन जो है वो और राशि जो है वो इन पे लगानी चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इनके रोज़गार बनाना चाहिए। अगर किसी तरह कोई कमज़ोर है तो उसको आर्थिक रूप से उसको पैसे जो भी उसके पास है, जो ग्राम प्रधान या मुखिया के पास, वो उसको देना चाहिए, आर्थिक रूप से उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है, तुलना में इनसे होने वाला लाभ बहुत कम है, लेकिन इनको कोई देता नहीं, इसलिए ये दलित लगातार यानी कि कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से, ठीक है। इस दशा में दलित जातियों के कल्याण के लिए कुछ मुख्य सुझाव हैं जो कि आपके सामने अनुरोध है। तो आप लोग को बताना है कौन कौन से मुख्य सुझाव हैं। अगर आप सभी को मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके, तो मुख्य सुझाव हैं जो कि मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद बताऊंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नगर की परिभाषा दीजिए।
तो नगर की परिभाषा आपको देना है, किस प्रकार देना है मैं आपको बताता हूँ। आंसर में लिखना है कि नगर, ध्यान दीजिएगा, नगर को ऐसे स्थान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहाँ व्यक्ति कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में लगा होता है, जहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है तथा सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से यहाँ अत्यधिक विषमता पाई जाती है। नगर एक विशिष्ट पर्यावरण का सूचक है। नगरीय जीवन के जीने का अपना विशिष्ट ढंग होता है, जहाँ सामुदायिक भावना का अभाव पाया जाता है, क्योंकि यहाँ व्यक्तियों के मध्य द्वितीयक संबंध अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नगर की परिभाषा, ठीक है, स्थान को परिभाषित कि जहाँ व्यक्ति कृषि के अतिरिक्त, यानी कि जो खेती है, कृषि जो मजदूरी है, इसके अलावा अन्य व्यवसाय में लगा होता है, ठीक है। अन्य व्यवसाय जैसे कि कोई फैक्ट्री हो गई, ठीक है, और कोई मॉल हो गया, ठीक है, कोई कंपनी हो गई, ठीक है, वहाँ पर, ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, व्यवसाय जो हो रहा है नगर क्षेत्र में, तो उन्हीं को कहीं ना कहीं नगर के नाम से परिभाषित किया जाता है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। और यहीं पर अगला है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है, ठीक है, जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, जहाँ पर फैक्ट्री रहेंगी, जहाँ पर कंपनियाँ रहेंगी, और जहाँ पर मान लीजिए कि कोई मॉल है या फिर कोई और भी कंपनियाँ होती हैं, जो भी, ठीक, फैक्ट्रियाँ होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तथा सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यधिक विषमता पाई जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग रहती हैं, वो सामाजिक क्षेत्र से, वो आर्थिक रुपये पैसे से, और सांस्कृतिक दृष्टि से, यानी कि उनके कल्चर से, वो सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग रहती हैं। नगर एक विशिष्ट पर्यावरण का सूचक है। नगरीय जीवन जीने का अपना विशिष्ट ढंग होता है, यानी कि नगर में जो रहते हैं उनका जीने का अपना ढंग अलग होता है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखता है, अपने काम में हर कोई बिजी रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको इसी प्रकार इसका आंसर दे देना है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा इसका आंसर किस प्रकार देना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यही है कि भारतीय गाँव की अवधारणा लिखिए। तो भारतीय गांव की अवधारणा भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, इसका भी आंसर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर आपको समझते यहाँ पर दिया गया है, ये भी आपकी परीक्षा के लिए 90% चांस है आने के, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 90% चांस है इस प्रश्न के आने के, इसका भी आंसर आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कस्बा किसे कहते हैं। ये जर्नली और सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये भी आपकी परीक्षा में 95% चांस है। प्रश्न आपके अति लघु उत्तर में देखने के ज़्यादा चांस हैं, ठीक है, अति लघु उत्तर में देखने को आपको मिल सकता है। आंसर में लिखना है कि सरकारी तौर पर कस्बे और नगर के बीच ना तो विभाजन का कोई निश्चित आधार है और न ही कस्बे की कोई पृथक परिभाषा दी गई है। सन 1961 से पहले होने वाली जनगणनाओं में स्पष्ट किया गया था कि 5000 या इससे अधिक की जनसंख्या वाले क्षेत्रों तथा विशेष दशाओं में 5000 से कम आबादी वाले किसी भी क्षेत्र को, ठीक है, किसी भी क्षेत्र को भी एक कस्बा घोषित किया जा सकता है। सन 1991 की जनगणना में, 1961 की जनगणना में सबसे पहले यह निर्धारित, ठीक है, यह निर्धारित किया गया कि किस स्थान को गांव कहा जाएगा और किसे कस्बा माना जाएगा। इस जनगणना में किसी भी उस क्षेत्र को कस्बे के रूप में परिभाषित किया गया है जो 3 शर्तों को पूरा करता है, ठीक है। तो जो कि पहला शर्त ये हो गया कि यदि किसी क्षेत्र की आबादी 5 से अधिक हो, अगर कोई एरिया हो, कोई आप लोग कह सकते हैं क्षेत्र हो, वहाँ की अगर जो आबादी है वो 5000 लोगों से अधिक हो और प्रति वर्ग किलोमीटर में वहाँ जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति से कम ना हो, यानी कि जो प्रति वर्ग में किलोमीटर में जो डिवाइड किया जा रहा बात हो रही है, ठीक है, उसमें जो व्यक्तियों की जो संख्या है, जनसंख्या का जो घनत्व है वो 400 व्यक्ति से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उस क्षेत्र में वयस्क पुरुषों की कम से कम 75% संख्या हो, यानी कि अगर वो कोई एरिया है, कोई क्षेत्र है, तो उसमें कम से कम, ठीक है, वयस्क यानी कि बीच के जो मिडिल जो युवा होते हैं, ठीक है, युवा का मतलब ये हो गया कि वयस्क, ठीक है, युवा के बाद वाले जो पीढ़ी होती है बीच वाली, ठीक है, कहते हैं आप लोग कहते हैं नौजवान के बाद वाली, ठीक है, बीच मध्य एज वाली, ठीक है, जैसे कि वही करीब आपका 30 से 35 के बाद वाला, ठीक है, वो उम्र, ओके। और वहाँ पर 75% संख्या गैर कृषि कार्यों द्वारा आजीविका उपार्जित करती हो, यानी कि जो 100% में से 75% जनसंख्या हो, ठीक है, जो 75% जनसंख्या हो वो कृषि कार्य से नहीं जुड़ी होनी चाहिए। 25% हो सकती है लेकिन 75% कृषि से नहीं जुड़ी होनी चाहिए, और बाकी वो कुछ फैक्ट्रियां हैं, कुछ कंपनियां, इनसे जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है, कोई काम करता हो, पर्सनल धंधा हो उसका, ठीक है, स्वयं रोजगार कर रहा हो, तो इस प्रकार होना चाहिए। कितना प्रतिशत होना चाहिए? 75%, और 25% कृषि से जुड़ा होना चाहिए। तो उस एरिया को ये कहा जाएगा, ठीक है,
क्या कहा जाएगा, कस्बे के रूप में उसको निर्धारित किया जाएगा। यहाँ पर कस्बे को परिभाषा, ठीक है, इस प्रकार की दी जाएगी। ठीक है, ये हो गई उसकी परिभाषा। आप लोग 3 पॉइंट में समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये सारी क्राइटेरिया होनी चाहिए, किसकी क्राइटेरिया, आपके कस्बे की। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि विवाह के प्रमुख स्वरूप। पहला है यहाँ पर विवाह के प्रमुख स्वरूप। विवाह से जुड़ा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आना ही आना है, 100% मैं आपको भी बता दे रहा हूँ। आंसर में लिखना है कि भारत में अनेक प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। भारत की जनजातियों में विशेषकर अनेक प्रकार के विवाह संपन्न किए जाते हैं। प्रत्येक प्रकार के विवाह को अपने अपने गुण दोष हैं। भारत की मुख्य रूप से विवाह के निम्न तीन प्रचलित हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो भारत देश है उसमें विवाह के जो प्रचलन है, ठीक है, वो अलग अलग है, अलग अलग जातियों में, अलग अलग जनजातियों में अलग अलग है। ठीक है, और अनेक प्रकार से विवाह संपन्न किए जाते हैं और अपने अपने अलग अलग के गुण, जो रीति रिवाज है वो अलग अलग होती है, जो कि यहाँ पर कुछ निम्नवत हैं। ठीक है, तो पहला जो रूप है विवाह का वो है एक विवाह, दूसरा है बहु विवाह और तीसरा है समूह विवाह। तो ये 3 प्रकार के जो हैं वो भारत देश में इन 3 विवाहों का प्रचलन है। ठीक है, अलग अलग एरिया के हिसाब से, अलग अलग जहाँ पर लोग निवास कर रहे हैं उनके क्षेत्र के अनुसार। ठीक है, और यदि एक पुरुष एक पत्नी से अथवा एक पत्नी एक पति से विवाह करती है तो उसे एक विवाह कहेंगे। जैसे कि एक विवाह की परिभाषा आपको देनी हो या फिर आ जाए आपके परीक्षा में कि एक विवाह की परिभाषा दीजिए, तो वहाँ पर लिखेंगे जब एक पुरुष एक पत्नी से अथवा एक पत्नी एक पति से विवाह करती है तो उसे एक विवाह कहेंगे। यदि कोई पुरुष एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से अथवा एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों को पति के रूप में स्वीकार करती है तो उसे बहुविवाह कहेंगे। 2 नंबर हो गया। ठीक है, ठीक है, 2 नंबर हो गया इसका आंसर। ओके, बहुविवाह। और अगला है समूह विवाह। तो इसमें लिखना है कि एक समूह के पुरुष द्वारा दूसरे समूह की स्त्रियों से विवाह करना, ठीक है, समूह विवाह कहलाता है। हिंदुओं में समूह विवाह का प्रचलन कभी नहीं रहा है। ये कहने का मतलब है एक समूह का मतलब एक जात से दूसरे जाति में। ठीक है, ठीक है, समूह। तो कुल मिला के ये बताया जा रहा है कि एक समूह के पुरुषों का दूसरे समूह की स्त्रियों से विवाह करना समूह विवाह कहलाता है। लेकिन ये जो प्रचलन है वो हिंदू विवाह में प्रचलन कभी भी नहीं था। लेकिन आप सभी को मालूम है कि प्रेजेंट टाइम में इसका प्रचलन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, आप सभी को मालूम है अच्छे से। ठीक है, तो ये हैं भारत में 3 प्रकार के विवाह का प्रचलन ज़्यादा है, वो एक विवाह, बहु विवाह तथा समूह विवाह। और सबकी परिभाषा मैंने आपको यहाँ पर बता भी दी है। आपको इसका आंसर और भी तगड़े से पढ़ लेना। कम से कम आपकी परीक्षा में 8 से 10 नंबर के प्रश्न आने वाला है, तो आपके 8 से 10 नंबर यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। विवाह से जुड़ा, परिवार से जुड़ा, समाज से जुड़ा, संस्था से जुड़ा, समूह से जुड़ा, समाजशास्त्र की परिभाषा, समाज क्या है, इनसे जुड़ा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसको मैं हमेशा बोलता रहता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि प्रजातीय विविधता। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। इसका आंसर भी है, क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कदार आ जाता है, अदरवाइज कभी कदार नहीं भी आता है। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन आपके अतिलेख उत्तर में देखने को मिल सकता है। तो पहला जो है आप लोगों को लिख देना है, पहला जो यज्ञ है महायज्ञ वो है ब्रह्म यज्ञ। ठीक है, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है भूत यज्ञ, तीसरा है भूत यज्ञ, चौथा है पितृयज्ञ और 5वां है मनुष्य यज्ञ। ठीक है, तो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और, ठीक है, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ, ये जो है वो 5 प्रकार के जो है वो महायज्ञ हैं, जो कि आपकी परीक्षा में अतिलघु उत्तर में प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसलिए ये याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और हाई लेवल का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त परिवार की अवधारणा दीजिए, यानी कि संयुक्त परिवार की परिभाषा दीजिए। अवधारणा आ जाए तो आप लोग घबराने की कोई बात नहीं है, उसकी परिभाषा परिवार से जुड़ा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आंसर में लिखना है कि जब कई एकाकी अथवा मूल परिवार एक ही कर्ता के नियंत्रण में, अनुशासन में रहकर निवास, भोजन और संपत्ति में सामूहिक रूप से भाग ले तो उसे संयुक्त परिवार कहा जाएगा। संयुक्त मतलब एकजुट, एकजुट। ठीक है, एक परिवार, जिसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। जिसे कई मतलब कि आपके बाबा जी हैं, ठीक है, ग्रैंडफादर, तो उनके 5 बेटे हैं, कोई अलग नहीं है। उनके 5 बेटों में से सबकी बहुएं हैं और सबके बेटे हैं, उनके भी बेटे हैं, यानी कि बाबा के नाती भी हैं। तो वो सभी एक ही में रह रहे हों और एक साथ खाना पकता हो और एक साथ खाते हों बराबर में, यानी कि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो बड़े से पूछकर उस काम को कर सकता है, उतने पैसे ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक
क्लियर होता है कि एक संयुक्त परिवार का उदाहरण है। तो वहीं पर संयुक्त परिवार का जन्म होता है जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक ही घर में एक ही रसोई में खाना बनता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, तो वहीं पर संयुक्त परिवार ठीक है होता है। और ये क्वेश्चन आपके विस्तृत उत्तर लघु उत्तर में भी देखने को मिल सकता है। तो आपको मालूम है इसका आंसर आप लोग चूकेंगे नहीं, अच्छे से डिटेल में 500 क्या 1000 शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि है परंपरागत विवाह की प्रमुख समस्याएं। तो परंपरागत विवाह की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी आंसर में। बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, इसका आंसर जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, लिखा है कि हिंदू विवाह एक, ध्यान दीजिएगा, हिंदू विवाह क्या लिखा है, हिंदू विवाह एक और धर्म से तथा दूसरी ओर जात प्रथा से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इससे समाज को कभी कभी अनेक दुष्परिणामों का सामना करना पड़ता है, जो कि इसकी प्रमुख समस्याएं निम्नवत हैं, जैसे कि बाल विवाह हो जाना। ठीक है, जो हिंदू विवाह की जो प्रमुख समस्याएं हैं, बाल विवाह या फिर आयु की समस्या, यानी कि कम उम्र में शादी कर देना और आयु की जो समस्या होती है, ठीक है, कम उम्र में। और दूसरा है विधवा विवाह पर प्रतिबंध। ठीक है, और तीसरा है विवाह विच्छेद या प्रतिबंध तथा दहेज प्रथा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हैं मुख्य समस्याएं हिंदू विवाह की। ठीक है, तो ये चार आपको याद रखना है। अगर आ गया तो ये प्रश्न आप लोग इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार लिख देंगे कि जो निम्न समस्याएं हैं जो कि आपको समाज में देखने को मिलती हैं, जिसका सामना समाज को करना पड़ता है, जो कि निम्नवत हैं। बाल विवाह, अगर यही डिटेल में आ गया क्वेश्चन, यानी कि विस्तृत और लघु में, तो आप लोग और बना के भी इसी के अंदर हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। ठीक है, हाई लेवल का प्रश्न ये भी है। अगला प्रश्न है कि धर्म या सामाजिक महत्व, धर्म का सामाजिक महत्व। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, हाई लेवल का है, इसका आंसर आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो इसमें है कि धर्म केवल एक विश्वास नहीं बल्कि किसी भी समाज को संगठित बनाने में इसका प्रमुख योगदान होता है। ठीक है, जो धर्म होता है वो एक विश्वास नहीं है, बल्कि कोई भी समाज है उसमें एक संगठित बनाने के लिए उसका मुख्य योगदान और मुख्य मानी कि उसका मुख्य मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है उसकी। ठीक है, मुख्य योगदान रहता है। ठीक है, प्राथमिक रूप रहता है उसका, किसका, धर्म का, किसी समाज के लिए। और व्यक्ति की जिन समस्याओं का समाधान बड़े बड़े से वैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा नहीं हो सकता, धर्म अपने विश्वासों तथा नैतिक आधारों पर सरलता से समाधान कर देता है उसका। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग नहीं कर पाते, वो धर्म के विश्वास और धर्म द्वारा वो काम किया जा सकता है। इसलिए धर्म जो है वो बहुत ही ज़रूरी है किसी भी समाज के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार को लिख देंगे और पॉइंट वाइज करके इसके जो है समाधान कर देता है। इसके जो पॉइंट हैं ये भी आप लोग याद रखेंगे तो काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सामाजिक वर्ग से आप क्या समझते हैं, इसका भी आंसर आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है कि पूर्व औद्योगिक नगर किसे कहते हैं। तो पूर्व औद्योगिक नगर के बारे में आप लोगों को लिख देना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन कभी कदार आता है, आप लोग इसे इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कदार ही आता है। अगला प्रश्न है कि दलित से आप क्या समझते हैं। मैंने आपको भी ऊपर भी क्वेश्चन बताया है इसका आंसर। तो दलित से जुड़ा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आना ही आना है, 100% ये श्योर है। ये मैं आपको आज ही नहीं, जब भी कहेंगे आप, मैं तब भी आपको मैं बोलूँगा कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है वो अलग अलग हमारे समाजशास्त्री, राजनीतिक के द्वारा अलग अलग है, इसलिए आप इसका परिभाषा पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दलित वर्ग से क्या आशय है, दलित वर्ग के बारे में थोड़ा समझाइए। तो आंसर में लिखना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग शब्द का प्रयोग करते हुए कहा है कि जो जातियाँ गरीब, शोषित तथा सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित हैं उन्हीं को हम दलित कहते हैं। यानी कि वो दलित वर्ग के लोग वो होते हैं जो गरीब होते हैं, जिनको किसी न किसी चीज़ से शोषित किया जाता है, उनको सताया जाता है। ठीक है, और सामाजिक और धर्म के अधिकारों से, जैसे किसी का कोई धर्म है, ठीक है, धर्म है और किसी चीज़, कोई भी समाज में उसका अधिकार है, उसको ना मिलना। ठीक है, और उसको किसी भी चीज़ से शोषित किया जाना, यानी कि उसका जो हक है उसको ना दिया जाना, उसको सताना, और जातियों को लेकर, ठीक है, उसमें भेदभाव कर देना। ठीक है, तो इन चीज़ों पे, इन अधिकारों पे जो वंचित होते हैं उन्हीं को दलित वर्ग में रखा गया है, यानी कि उन्हीं को दलित वर्ग को, ठीक है, उन्हीं को दलित वर्ग कहते हैं।
तो ये जो परिभाषा है वो श्री डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दी गई है, ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा। तो आप सभी को मालूम है कि डॉक्टर अम्बेडकर जी कौन हैं, अच्छे से आप लोगों को मालूम है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यही हैं जो कि संविधान इन्होंने ही लिखा है। और ये भी इनकी हिस्ट्री आप लोग पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। तो ये भी कुछ ऐसी ही जात के दलित वर्ग से ही बिलोंग करते थे, और इनको तो कई बार अछूत भी बोला गया है, इनको लोग छूने से भी डरते थे, ठीक है। तो इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। तो इसी ने इन्होंने जब संविधान लिखा तो अब आप लोग देखिए क्या बदलाव हो गया, क्या नहीं हो गया। आप लोग इन्हीं को पूछते हैं जिनको पहले अछूत कहते थे। हालांकि आगे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दलित के कल्याण हेतु सुझाव मैंने आपको बता ही दिए थे ऊपर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कुछ रह गया था जो कि मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। आरक्षण का केंद्रीकरण, शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, रोजगार को व्यवहारिक बनाना चाहिए, सफाई के नए उपकरणों का प्रयोग, महिलाओं को कुटीर उद्योग का प्रशिक्षण देना चाहिए, समुचित आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। जो कि ऊपर क्वेश्चन छूट गया था, इसका आंसर क्वेश्चन तो मैंने आपको दो बताए थे कि एक शैक्षिक यानी कि शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, और दूसरा मैंने बताया था आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और आप लोगों को मैंने बताया था कि शायद और भी मैंने कुछ बताया था। तो वहाँ पर कुछ रह गया था जो कि आपको यहाँ पर देखने को पूरा का पूरा मिल रहा है कि महिलाओं को कुटीर उद्योग की प्रशिक्षण मिलना चाहिए, उनके रहने के लिए एक सुव्यवस्थित कोई ना कोई मकान, जिसको आप लोग आजकल आप लोग बोलते नहीं है कि गाँव में कॉलोनी, वो मिलनी चाहिए, ठीक है। और शिक्षा का कहीं ना कहीं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है। उनको अच्छे से अच्छे शिक्षा जो स्नातक लेवल की है वो चाहे हाँ स्नातक लेवल की समझ लिए वहाँ तक फ्री होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी तो उनके कल्याण की यही मुख्य सुझाव हैं, जिससे उनका जीवन और बेहतर बन सकता है। पिछड़े वर्ग की अवधारणा, पिछड़े वर्ग की परिभाषा कुल मिला के आप समझ लीजिए इस प्रकार। पिछड़े वर्ग की परिभाषा देना यानी कि ओबीसी, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओके। तो इसके बारे में भी आप लोग अच्छे से लिख लेंगे, आई होप, मुझे आशा है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकीकरण, देखिए मैंने आपको ऊपर बताया जो ओबीसी और आपका दलित, इनसे जुड़ा क्वेश्चन आता ही आता परीक्षा में। राष्ट्रीय एकीकरण से जुड़ा भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय एकीकरण, चाहे ये प्रश्न आए पहला वाला या फिर आपको दूसरा प्रश्न जो है ये भी राष्ट्रीय एकीकरण का है, अर्थ बताइए। ये इनमें से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, 100% श्योर है। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिकता से क्या समझते हैं, ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए हाई लेवल का है। इसका आंसर हम आपको बताते हैं। आंसर में लिखना है कि सांप्रदायिकता भारत की एक सबसे बड़ी समस्या है। जो सांप्रदायिकता है वो भारत की बहुत बड़ी समस्या है, सबसे जटिल समस्या है। भारतीय समाज में हिंदू और मुसलमानों के बीच असमंजस की समस्या के कारण ही सांप्रदायिकता का उदय हुआ है, ठीक है। जो सांप्रदायिकता वर्ड है, जो शब्द है, ठीक है, उसका जो मुख्य कारण है, वो जो उदय होता है वो हिंदू और मुसलमान में जो विवाद को लेकर है, समस्याओं को लेकर है, असमंजस स्थिति को लेकर है, वहीं पे इस शब्द का उदय होता है सांप्रदायिकता, ठीक है। सांप्रदायिकता का उदय हुआ जब हिंदू और मुस्लिमों के बीच बहुत सारी समस्याएं आती, आज भी आती हैं, पहले भी आती थी और आती ही रहेंगी। इसका सलूशन नहीं है, ठीक है, सलूशन है लेकिन कोई इस पे एग्री नहीं हो रहा है, होना ही होगा शायद, ठीक है। और यहीं पर है कि यहाँ पर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों के अस्तित्व के कारण समय समय पर विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक तनाव का जन्म हुआ और अनेक स्थानों पर दंगे भी हुए हैं, होते रहते हैं। सांप्रदायिकता का तात्पर्य केवल हिंदू और मुसलमानों के बीच होने वाले संघर्ष से नहीं, अपितु हिंदुओं से, ठीक है, अपितु हिंदुओं में भी वैष्णवों के मध्य तथा मुसलमानों में शिया और सुन्नी, ठीक है, शिया और सुन्नी से जुड़ा हुआ है। शिया और सुन्नी आप सभी को मालूम, मुसलमानों में दो वर्ग आ जाते हैं, इसमें भी शिया और सुन्नी। तो ये सांप्रदायिकता है कहीं ना कहीं जो ये उदय हुआ है, ये दो असमंजस के लोगों से हुआ, जो कि हिंदू और मुसलमानों से। आगे आप लोग इसको बना के भी लिख सकते हैं इसका आंसर अच्छे से, ठीक है। समझ में आ गया, ये प्रश्न आएगा ही आएगा आपकी परीक्षा में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण जीवन की विशेषताएं बताइए। ग्रामीण जीवन की विशेषताओं में आप लोगों को लिख देना है कि नंबर 1 पे जो है वो है अधिक अस्थायी जीवन, दूसरा है ग्रामीण समुदाय का छोटा आकार, परिवार ग्रामीण जीवन की केंद्रीय इकाई, धर्म का अधिक महत्व, कृषि प्रमुख व्यवसाय, ठीक है, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, श्रम के विशेषीकरण का भाव, सरल और शुद्ध सात्विक जीवन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे ग्रामीण, जो हमारे गांव की जो प्रमुख विशेषताएं यही हैं। आप लोग के अंदर जब एक शब्द उठता होगा गांव, ग्रामीण, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती होगी शायद, अगर आप लोग गांव से जुड़े हैं तो, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग लिख लेंगे। अगला है धर्म की अवधारणा के बारे में भी आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, लेकिन पढ़ लीजिएगा एक बार, आ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय समाज की 5 परंपरागत आधारों के नाम बताइए, ठीक है।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो हम आपको इसको बताएंगे भी। पहला है कि धर्म की मान्यता, दूसरी है ऋणों की मान्यता, ठीक है, तीसरी है पुरुषार्थ, और चौथी है धर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा, और 5 नंबर है आश्रम व्यवस्था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भारतीय समाज के 5 परंपरागत आधारों के नाम हैं, जो कि आपको याद रखना, हमेशा आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंदू धर्म में प्रमुख संस्कार, संस्कार से अभिप्राय धार्मिक विधि विधान तथा, ठीक है, संस्कार से अभिप्राय यानी कि संस्कार से मतलब धार्मिक विधि विधान अथवा उस कृत्य से है जो आंतरिक तथा आत्मिक सौंदर्य का बाह्य दृश्य प्रतीक माना जाता है। तो ये है हिंदू धर्म के प्रमुख संस्कार, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। इसका जो आंसर है आप लोग थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन यहाँ से उठाइएगा, गूगल पे पेस्ट कर दीजिएगा, या अपने सीरीज में क्वेश्चन में इसका आंसर पढ़ लीजिएगा। ये प्रश्न आपके विस्तृत उत्तर या लघु उत्तर में भी देखने को मिल सकता है, इसलिए हाई लेवल का प्रश्न है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर अगला प्रश्न आ जाता है कि नगरीय जीवन की 5 विशेषताएं बताइए। अभी आया था कि ग्रामीण जीवन की विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो आप लोग इसके भी यहाँ पर विशेषताएं यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से, ओके। पहला है कि जनसंख्या की अधिक जनघनत्व, जनसंख्या में विभिन्नता, व्यवसायों की बहुलता में विभिन्नता, श्रम विभाजन में विशेषीकरण, द्वितीयक संबंधों में प्रधानता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि नगर एरिया यानी शहरी एरिया में आपको देखने को मिलती हैं। अगला है कि संयुक्त परिवार की 5 विशेषताएं बताइए। तो नंबर 1 है जो है आप लोग लिखेंगे, बहुत सारी विशेषताएं होती हैं इनकी, और जो कि विशेषताएं आप सभी के सामने निम्नवत हैं। इसका आंसर आपको लिख देना है कि संयुक्त परिवार वह जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों अर्थात 3 अथवा अधिक के सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय तथा परस्पर अधिकार तथा कर्तव्यों में बंधे हैं। 5 विशेषताएं। एक है संयुक्त निवास यानी एक साथ रह रहे हों, संयुक्त रसाई मतलब एक ही में घराना बन रहा हो सबका, संयुक्त संपत्ति यानी कि संपत्ति एक हो जिसका मालिक मतलब घर का जो मुखिया हो, और जो किसी कार्य के लिए अगर उसके परिवार में किसी की ज़रूरत हो तो वो ले सकता है। मुखिया का शासन होना चाहिए यानी कि जो मुख्य है घर का उसका शासन होना चाहिए, उसी के पूछ पाछ से हर एक काम होने चाहिए, ठीक है। परिवार का बड़ा आकार होना चाहिए, ठीक है, यानी कि बड़ा परिवार रहेगा तभी तो उसको संयुक्त परिवार बोलेंगे, ठीक है। तो ये है कुछ संयुक्त परिवार की विशेषताएं जो कि आपको हमेशा याद रखना। अगला प्रश्न है कि बाह्य विवाह क्या है, ये भी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसका आंसर आप सभी को मालूम ही है। और विवाह के स्वरूप, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर बता ही दिए हैं, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और जो मैंने आपको प्रश्न बताए हैं सारे हाई लेवल के हैं। इनका प्रश्न का आंसर आपको पढ़ के जाते हैं तो आपको परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। आपको 50 से 60 नंबर इसी वीडियो से क्लियर हो जाएंगे अगर आपको सारे क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पढ़ के जाते हैं और समझ के जाते हैं तो, ठीक है। और भी अगर आपको इसी तरह के और भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में बताएं। अगर आप लोग पूरी की पूरी PDF जो क्वेश्चन आंसर की अगर आप लोग चाहते हैं, जो वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं जो भी छात्र, ठीक है, जो छात्र यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, अगर वो व्हाट्सअप और टेलीग्राम से हमें जुड़ना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर व्हाट्सअप पे जाके वो हमें मैसेज करेंगे, क्या मैसेज करना मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2022 जो छात्र मैसेज करेंगे हमें उन्हीं को हम ये PDF प्रोवाइड करेंगे। इससे मुझे आइडिया लगेगा कि कौन कौन छात्र हमारी वीडियो देखते हैं और कौन कौन से छात्र यानी कि जो मेरे द्वारा मेहनत की जाती है इसको सफल बनाने में हेल्प करते हैं। यानी कि जो अगर मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को आप लोगों की मदद कर रहा हूँ तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है क्वेश्चन को आंसर को समझें। तो कुल मिला के 2022 जो लिखेंगे उन्हीं को पूरी की पूरी PDF मिल जाएगी, ठीक है। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।